हेलो। तो चलो आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो थी। इससे पहले मैं एक रिवीजन करवा देता हूँ और इससे भी पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि अगर आपको थोड़ा सा मतलब आवाज़ कम आ रही है या जैसे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एयरबड्स का यूज़ कर लो या हेडफोन्स लगा लो या फिर थोड़ा लाउड करके कर लेना। तो आगे मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ अभी से, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया था, पहले 2 क्लासेस हमारी हुई थी इंट्रोडक्शन के लिए, जहाँ पे हमने गोल्डन रूल सीखे थे। गोल्डन रूल्स के बाद से हमने सिंपल एंट्रीज सीखी थी। सिंपल एंट्रीज़ के बाद हमने कंपाउंड एंट्रीज सीख ली। फिर हमने बैड डेट तक सीख लिया था, ठीक है। तो मैं इसको एक रिवाइज़ करवा देता हूँ, रिवीजन दे देता हूँ, क्विक रिवीजन, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, फॉर प्रमोशन ऑफ सेल एंड ट्रेड। कैश डिस्काउंट को हमने देखा था अर्ली पेमेंट रिसीड, अगर हमें अर्ली पेमेंट चाहिए तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी कि 10,000 का सामान अगर हमने ख़रीदा है तो ट्रेड डिस्काउंट 1,000 आ गया और 9,000 बचा। 9,000 पे हमने कैश डिस्काउंट दिया और 8100 आ गया और हमने एंट्री ऐसे फ्रेम करी थी। 2 चीज़ें डेबिट में आई थी, एक चीज़ क्रेडिट में आई थी। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारा जो गोल्डन रूल था, एक जो हमारे पास डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का रूल था, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो डेबिट में भी देखो प्लस करो इनको तो 9,000 आता है और क्रेडिट में भी हमारा 9,000 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट हम इक्वल ही लेके चल रहे हैं, हर सिचुएशन में ऐसे ही करेंगे, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है। बाकी अगर कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे को ना कमेंट्स में बता देना, ताकि मेरे को पता चले और मैं इंप्रूव कर लूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बाकी बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल ली थी हमने कि गुड सोल्ड फॉर 10,000 और ट्रेड डिस्काउंट था 10%, कैश डिस्काउंट था 10%। ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते, पहले बताया था मैंने ये, और कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने उसको रिकॉर्ड करा था, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा बताया था, आप पिछली क्लास देख के उसके बाद से इस क्लास पे आना, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे कि अगर आधी पेमेंट मिली हो तो हम क्या करेंगे, आधे पे डिस्काउंट देंगे, है ना। हाफ पेमेंट रिसीड हो तो हाफ पे डिस्काउंट देंगे। ये खुद यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल लेके चल रहे हैं हम, देखो इन तीनों को प्लस करोगे तो 9,000 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से करा था कि अगर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो इस तरीके से एंट्री हमारी बनेगी, क्लियर। फिर एक और एग्जाम्पल ये था कि जैसे अगर कैश और बैंक है तो वही आधी पेमेंट कैश में आधी पेमेंट बैंक में है, तो हमने कैश बैंक करके फिर ऐसे कर दिया था, ठीक है। तो जिस भी तरीके से हम करेंगे उसी तरीके से हम इसको लिख देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डेबिट में 2 थे, क्रेडिट में 1 था, क्लियर। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था बैड डेट से रिलेटेड। तो बैड डेट से रिलेटेड और एक चीज़ मैं ये बता दूँ आपको कि आप इसको ना साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलो। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएंगी। देखो ये कंसेप्ट है सारा, ठीक है। प्रैक्टिस बच्चे पे है कि बच्चा कितनी प्रैक्टिस करेगा। अगर उसको डाउट्स आते हैं थोड़े बहुत, जितने भी आएंगे, तो वो यहाँ तो मतलब कि चैट जीपीटी का हेल्प ले ले, जेमिनी का हेल्प ले ले, नहीं तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दे, या पर्सनली भी कोई, अगर मैं दे दूँगा अपना व्हाट्सएप चैनल का दे दूँगा, लिंक दे दूँगा। तो आप क्या करना कि वहाँ पे भी मैसेज कर देना, जैसे भी होगा हम कर लेंगे कोई ना कोई कॉन्टैक्ट, ठीक है। नहीं तो कमेंट्स में बता देना कि ये डाउट आ रहा है, मैं वो डाउट क्लियर कर दूँगा। वैसे सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, डाउट तो क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट का है, सीखने वाली चीज़ें वो मैं सिखा रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करती है कि आप कितनी करते हो, ठीक है। फिर इसके बाद से हमने देखा था बैड डेट्स के। बैड डेट से रिलेटेड हमने देखा था कि पहले डेटर और बिल्स रिसीवेबल बनेंगे कैसे, है ना, और बिल्स पेबल क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने एक एग्जांपल ली थी कि बीआर कैसे बनेंगे, है ना, कि फिर उसके बाद से हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी कि एक इंसॉल्वेंट क्या होता है, कि जैसे एसेट्स हमारे कम पड़ गए हैं और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा बन गई हैं, तो मतलब लेने वाले पैसे कम है, देने वाले ज़्यादा हैं, तो हम बोलते हैं दिवालिया निकल गया, ठीक है। तो कोर्ट से ऑफिशियल रिसीवर आता है, तो फिर वो हमारी पेमेंट्स को सेटल करता है ना। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली थी कि भाई 10,000 1,000 हमने 3,000 लेना था किसी से और 1,000 मिला है, और यहाँ पे एग्जांपल ली थी हमने कि 50% पेमेंट मिल रही है, और जो हमें नुकसान हुआ था उसको हमने ऐसे रिकॉर्ड किया था कि अगर मतलब जितना मिल गया उसको हमने मिल दिया, कैश लिख लिया कि पैसा आया हमारे पास, जो नुकसान हुआ वो हमने डेबिट कर दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज में बैड डेट डेबिट कर दिया, और जिससे लेना था उसका हमने अकाउंट ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये एक और ये एग्जांपल ली थी, एक ये एग्जांपल ली थी हमने। और यहाँ पे हमने देखा था कि अगर बाई चांस बैड डेट हमारे रिकवर हो जाए तो हम कैसे करते हैं उसको, है ना, कि कैश आ गया हमारे पास, या बैंक कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बात एक ही है, आगे सीख लेंगे हम। तो बैड डेट रिकवरी जो भी हमें पैसा मिल चुका है वापस, ठीक है। तो ये तो हमारा था क्विक रिवीजन एक ऐसे, आप पिछली क्लास देखना वहाँ पे पूरा डिटेल में गिवन है ये, ठीक है। अब हम करते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में हमारा होगा क्या, देखो सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, या तो पैसे देंगे, या तो हम क्या करते हैं आजकल तो गूगल पे निकालते हैं या फ़ोन पे निकालते हैं, पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो भाई कोई भी पेमेंट जो हम कर रहे हैं,
चाहे वो हम कैश में कर रहे हैं, चाहे वो हम या तो हम क्या कर रहे हैं कैश दे रहे हैं सीधे, या तो हम बैंक से पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात आती है ना, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हम कैश की जगह सिर्फ बैंक को यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब कैश की जगह हम किसको यूज़ करेंगे, बैंक को, यानी कि पेमेंट अब हम कैसे कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, बस एंट्री वही है कि पर्सनल अकाउंट का रूल लग जाएगा इस पर। तो जैसे हम एग्जांपल ले लें, गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000, पेमेंट रिसीव्ड थ्रू बैंक, ठीक है। तो भाई बैंक से पैसे मिल गए। एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें पेमेंट कैसे मिल गई है, बैंक से मिल गई है। देखो पहले हमें कैश में पेमेंट मिल रही थी, तो हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। जर्नल एंट्री अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपको याद होगा ये। तो हमने क्या लिखा था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे कैश की जगह हम बैंक लिख लेंगे, और बैंक पे पर्सनल का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी हमने सेल करी हुई है, सेल्स अकाउंट, ठीक है। 10,000 का सामान था, 10,000 हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री बन गई कि हमने गुड्स सोल्ड करे थे और पेमेंट हमें मिल गई उसकी। डन। तो क्या किया हमने, कैश की जगह बैंक वर्ड को यूज़ कर लिया, बस अब इतना सा काम करना है हमने, ठीक है। इसी से हमारी क्या हो जाएगी, सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। पर इसमें कुछ है वो चीज़ें मैं सिखा दूंगा अभी। फिर जैसे अगर हमने परचेज़ करा होगा, तो जैसे हमने गुड्स परचेज़ करे और पेमेंट करी बैंक से, तो हम क्या करेंगे, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पेमेंट हमारी कैसे हुई है, बैंक से हुई है। यानी कि हमने क्या करना है, सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि कैश की जगह हमने बैंक वर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। इतना सा हमने चेंजेस करनी है, बाकी सारी हमारी सेम चीज़ें रहेंगी वैसे ही, ठीक है। डन। अब इसके बाद से हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हम फंसते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, वो चीज़ें कर लेते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि जब भी हम बैंक से हम डील करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कभी चेक काट के दे देते हैं, और चेक का क्या होता है, कभी चेक बाउंस हो जाता है। तो ठीक है, एक मैं केस स्टडी ले लूँगा या एक ऐसे सीरीज़ ले लूँगा पूरी, जिसमें हम क्या करेंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को सीखते जाएंगे और आगे करते जाएंगे, ठीक है। साथ में आप कहानी की तरह सीख भी लोगे, ठीक। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे कि हमने किसी को गुड्स सोल्ड करे हैं। जैसे मैं बोलूँ, गुड्स सोल्ड टू राम, हमने राम को सामान बेचा, गुड्स बेचे 5,000 के, या 10,000 ले लेते हैं इसको, ठीक है। 10,000 के हमने राम को गुड्स सोल्ड करे हैं। तो हम इसकी एंट्री क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे नाम दिया हुआ, यहाँ पे पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राम रिसीवर है, तो राम को डेबिट करके टू कर देंगे सेल्स। सिंपल है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, क्योंकि ये सिंगल एंट्री है, एक हमने पहले से करी हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यही नरेशन लिख देना आप, गुड सोल्ड टू राम, ठीक है। ये एक स्टेप हो गया हमारा। अब सेकंड स्टेप देखो कि राम ने हमें पेमेंट कर दी, ठीक है। राम पेड 10,000 थ्रू चेक, ठीक है। अब राम ने क्या किया, हमें चेक पे कर दिया। हम मान लेते हैं ये 10 तारीख को इसने हमें चेक पे कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो राम ने चेक दिया है, पहले हमने राम को डेबिट किया था, क्यों किया था, क्योंकि हमने उससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं, ठीक है। तो साथ में वो आप गोल्डन रूल लगा सकते हो, डेबिट द रिसीवर, और सेल्स हमारे लिए इनकम थी, ठीक है। अब राम ने हमें 10,000 पे कर दिया, उसने चेक दिया पर हमें। पर अब एक बात बताओ मुझे, हमें 10 तारीख को चेक मिला है ना, चेक हमारे पास है, तो हमने उसको जमा नहीं करवाया, यानी कि बैंक में लेके गए नहीं हम उसको। तो क्या बताओ, बैंक में पैसे आ जाएंगे हमारे? सिंपल सी बात है, नहीं आएंगे। तो यहाँ पे एक केस क्या बनता है, जो हम केस ले रहे हैं कि राम ने हमें चेक तो दिया हुआ है, बट वो चेक हमारे पास ही है। तो हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे चेक इन हैंड, या फिर हम इसको लिखे देंगे कैश, ठीक है। यानी कि अगर हमें चेक मिला हो और वो चेक हमारे पास ही हो, हमने बैंक में जमा नहीं कराया है, तो हम उसको क्या क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं चेक इन हैंड,
ठीक है, या फिर हम उसको लिख सकते हैं कैश। दोनों में से जो भी हमने यूज़ करना होगा वो कर सकते हैं। ठीक है, तो कैश भी यूज़ कर सकते हैं, चेक इन हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कैश यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ भाई, राम ने पैसे दे दिए। देखो हमने राम को सामान बेचा, राम ने हमें पैसे दे दिए, तो हम इसके अकाउंट को ख़त्म कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये गिवर हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमने इसको क्या लिखा, कैश या फिर चेक इन हैंड। डेबिट टू, किसने दिया ये हमें, राम ने। ठीक है, 10,000 और 10,000। यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई, राम को हमने सामान बेचा, राम ने पैसे दे दिए, कहानी होगी ख़त्म। ठीक है, अब राम से हमें कोई लेना देना नहीं, राम ने बोला भी मैंने चेक दे दिया, मेरा हिसाब ख़त्म हो गया आप लोगों से। ठीक है, अब हम इसी चेक को लेके कहाँ जाएंगे, बैंक में जमा करवाने जाएंगे। ठीक है, तो भाई 11 तारीख को हम गए, हमने बैंक में इसको जमा करवा दिया। क्लियर है, जब 11 तारीख को हम इसको बैंक में जमा करवानेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो कैश या चेक इन हैंड जो भी लिखा होगा हमने, अगर हमने कैश लिखा होगा कैश लिखेंगे, चेक इन हैंड लिखा होगा तो चेक इन हैंड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि हमारे पास 10,000 आ गया। डन, कहानी ख़त्म, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। हमने सामान बेचा, हमें चेक मिला, 10 तारीख को चेक मिला, 11 तारीख को हम गए, हमने चेक जमा करवा दिया, हमने सोचा हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, देखो एक कहानी समझ लेते हैं पहले इसके लिए। ठीक है, क्योंकि पिक्चर क्लियर होगी तो हमें चीज़ें समझने में मज़ा आएगा। देखो ये राम था और ये है मैं। ठीक है, हमने इसको सामान बेचा, इसने हमें दे दिए चेक। ठीक, हमने ये चेक लेके कहाँ जाना है, बैंक के पास। ठीक है, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा तब भी हम बैंक के पास जाएंगे। तो मान लो इसका टाइम पीरियड था 3 महीने तक कि भी 3 महीने तक हम इसको बैंक में से निकाल सकते हैं पैसे को जब भी। ठीक है, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमने बैंक वाले को चेक दे दिया। ये चेक जो राम ने हमें दिया ना वो हम बैंक वाले को दे के चले गए। तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया अपनी कैश बुक में आके, या हमने अपनी बुक्स में हमने रिकॉर्ड कर लिया कि हमारे अकाउंट में 10,000 आ गया। डन, हमने तो यही सोचा। पर बैंक वाले क्या अपनी जेब से पैसा देंगे, नहीं, बैंक वाले क्या करेंगे, पहले राम के अकाउंट से पैसा निकालेंगे, राम के अकाउंट से पैसा निकालेंगे और उसके बाद से वो पैसा हमें देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियरेंस है। बट अब बताओ, राम के अकाउंट में अगर पैसा ना हो तो, या किसी भी और कारण से ये चेक जो था वो यहाँ से क्लियरेंस ही नहीं हुई, यानी कि राम के अकाउंट से पैसा निकला ही नहीं। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, जैसे हम बोलते हैं ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में कि चेक बाउंस हो गया। ठीक है, या हम बोलते हैं इसको डिसऑनर हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक या डिसऑनर ऑफ बिल। जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था हमने उसमें भी सेम यही था, रिटर्न डॉक्यूमेंट था, 3 महीने के बाद पैसा मिलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर के केस में क्या होगा, अब वापिस आ जाते हैं वहीं पे। देखो हमने सामान बेचा राम को, ठीक है, राम ने हमें चेक दिया, चेक हमने बैंक में जमा करवा लिया, पर क्या हुआ, अल्टीमेट हमें पता चला कि पैसा तो मिला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री क्या बनाएंगे इसकी, मैं यहीं पे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंट्री ऐसे बन जाए, राम्स चेक डिसऑनर। तो राम का चेक तो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया। तो अब डिसऑनर हो गया तो अब हमें क्या करना है भाई, देखो अगर राम का चेक डिसऑनर हो गया तो हमें वापस राम से पैसे लेने हैं। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे ना फिर से एक सीक्वेंस समझ लेते हैं। देखो राम को हमने डेबिट किया, राम क्रेडिट हो गया, तो डेबिट क्रेडिट आपस में कैंसिल। ठीक है, चेक हमें मिला, चेक हमने फिर से क्रेडिट कर दी, यहाँ पे डेबिट था यहाँ पे क्रेडिट था, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। देखो हमने बैंक में सोचा था पैसे आ गए पर बैंक में पैसे आए नहीं, तो बैंक को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और राम से हमने पैसे लेने हैं, राम को हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से डेबिट करना पड़ेगा। देखो जिससे हमने पैसे लेने होते हैं ना उसको हम डेबिट करते हैं, वो हमने पहले पढ़ा था आगे। ठीक है, तो अल्टीमेट एंट्री क्या बनेगी, अल्टीमेट एंट्री क्या ये बनेगी हमारी कि राम से हमने पैसे लेने हैं तो राम को हम कर देंगे डेबिट। ठीक है, वापस उससे पैसे लेने हैं टू, देखो भाई बैंक में हमने सोचा था पैसे आ गए हैं बट बैंक में पैसे नहीं आए हैं, क्यों, क्योंकि भाई राम के अकाउंट से पैसे नहीं निकले, तो बैंक को हमें वापस क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्स कर दिया हमने एंट्रीज़ को, जिसको हमने पहले हमने इसको डेबिट करके क्रेडिट किया था कि हमें पैसे मिल गए, बट नहीं मिले तो वापस डेबिट कर दिया। बैंक में हमने सोचा पैसे आ गए हैं पर नहीं आए हैं तो वापस क्रेडिट कर दिया। क्लियर, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो 10,000 का 10,000 ही हमारा क्या हुआ, बाउंस हो गया एक किस्म से। अब फिर सिचुएशन यही बन गई कि हमने राम से पैसे लेने हैं।
अब राम ने हमें पैसे दे दिए, अगर दे दिए तो ठीक है, हम क्या कर देंगे अगली बार अगर उसने हमें पैसे दे दिए तो हम क्या कर देंगे, राम अकाउंट डेबिट टू, जो भी अगर वो कैश देते तो कैश मान लेंगे, बैंक देंगे तो बैंक से मान लेंगे। इस बार हम मान के चलते हैं कि उसकी क्लियरेंस हो गई है, ठीक है। तो जहाँ पे डिसऑनर होगा तो वहाँ पे हम वो सिचुएशन लगाएंगे जिस सिचुएशन में हमें पैसा नहीं मिला है। क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हमने राम को सामान बेचा, हमें पैसे मिले, हमने एंट्री डाल दी कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाम क्यों लिखा? क्योंकि उधार पे था। सेकंड एंट्री में उसने हमें चेक दे दिया, हमने लिखा चेक या कैश इन हैंड टू राम, कि हमें राम का हिसाब हो गया ख़त्म। थर्ड एंट्री में क्या किया, हमने राम का ही चेक क्या कर दिया, बैंक में जमा करवा दिया। तो हमने सोचा बैंक में पैसे आ गए, चेक हमसे चल गया, अब चेक का कोई लेना देना नहीं। पर बैंक में हमने सोचा पैसे आ गए, बट राम का चेक हो गया डिसऑनर, तो बैंक ने बोला भी चेक डिसऑनर्ड है। चेक डिसऑनर है तो हमने राम से वापस पैसे लेने, तो हम फर्स्ट वाली सिचुएशन पे आ गए वापस। जब हमने उससे पैसे लेने थे हमने उसको डेबिट किया था, हम वापस उसको डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। और अब बैंक में पैसे नहीं आए तो हमने बैंक को कर दिया उल्टा, बाकी अकाउंट आपस में कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है, डन। तो ये था हमारा इसका चेक से रिलेटेड जो थी एंट्रीज थी, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार हम डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे हमने सामान बेचा, उसने पैसे दिए, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। अब क्या हुआ कि डिस्काउंट हमने दिया था, जैसे दो टाइप के हमने डिस्काउंट पढ़े थे, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसका कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, कैश डिस्काउंट का लेना देना है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इससे, जिससे हमें डिस्काउंट वाला भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने गुड्स सोल्ड करे ₹10,000, पहली वाली एंट्री ले लेते हैं, @ 10% इसमें ट्रेड डिस्काउंट था और 10% इसमें कैश डिस्काउंट था, और हम मान लेते हैं पेमेंट हमें सेम डे मिल गई है, पेमेंट मिल गई, रिसीट ऑन सेम डे, बट मिली कैसे, थ्रू चेक, ठीक है। कैश में तो हमें मिल जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैश में तो क्लियरेंस वाला कोई चक्कर नहीं है। क्लियरेंस वाला चक्कर कहाँ पे, जब हमें चेक मिलेगा, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, ये आप पिछली क्लासेस अगर पढ़ी हुई हैं तो एंट्री आपको याद होगी इसकी। ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, बचेगा 9,000, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिर सीधे ही, 10,000 है, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे 1,000, बचेगा 9,000। 9,000 की हमें पेमेंट मिल रही है, 900 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, बाकी हमें पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे अब हम चेक से मिल रहा है पैसा, तो हम क्या करेंगे भाई, कैश, इसको 8100 को हम क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड लिखेंगे या फिर कैश लिखेंगे, ठीक है। तो मैं चेक इन हैंड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक, या कैश, दोनों यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो हमें कैश मिला, यहाँ तो चेक इन हैंड हुआ, ठीक। 2, यहाँ हमें डिस्काउंट भी दिया हुआ ना, डिस्काउंट एलो, टू सेल्स, ठीक है। 8100 मिला है, 900 डिस्काउंट है, 2 हमने सेल करा हुआ है, जिसको भी जितने की, मान लो आप 10,000 की सेल करिए, 10 नहीं 9,000 की यहाँ पे, ठीक है। ये हमने कर दिया, सेल कर दिया, क्लियरेंस। अब नेक्स्ट देखो, ये मान लो हम मान लेते हैं इसको, ये 1 तारीख को हमने किया, किसी भी मंथ की पहली तारीख को ये किया, ठीक है। 2 तारीख को हमने क्या किया, यही चेक हम डिपॉजिट करवाने चले गए, ठीक है। जब हम इसको डिपॉजिट करवाने गए, देखो हमें सेम डे पेमेंट मिली है, तो हमने तभी इसको डिस्काउंट दिया हुआ, ये वाला है ना, ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट हमने क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमें पेमेंट मिली है सेम डे, डन। अब बताओ, अगर हम इसको जमा करवाने जाएंगे और पेमेंट हमारी जो होती है वो डिसऑनर हो जाती है, यानी कि पेमेंट हमें नहीं मिलती है, तो क्या हम उसको डिस्काउंट देंगे? बिल्कुल सी बात है भाई, हमने ये कैश डिस्काउंट दिया है, क्यों था, हमें सेम डे पेमेंट मिल रही है। अगर चेक हमारा बाउंस हो जाता है, यानी कि डिसऑनर हो जाता है, तो भाई इस केस में क्या हुआ, पेमेंट तो सेम डे मिली नहीं, है ना, क्योंकि भाई जो कैश डिस्काउंट था वो तो इसके लिए था कि भाई हमें सेम डे पेमेंट मिल जाए। पर अगर चेक ही डिसऑनर हो गया हमारा, तो सेम डे तो पेमेंट मिली नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को कैंसिल कर देंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अभी इसको हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे भाई, हमने इस चेक को पहले डिपॉजिट करवा दिया, सेम पहले वैसे जैसे हमने पिछली एंट्री में किया। तो हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमने कर दिया यहाँ पे कि जो भी हमारे पास आया था कैश या फिर
चेक इन हैंड, आपने दोनों में से जो रिकॉर्ड किया होगा ना वही लिखना होता है, दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया। डन। हमने 8100 का लिया था, 8100 आके हमें क्या कर दिया, बैंक में जमा करवा दिया। अब इस केस के बाद से देखो, अभी तक तो चीज़ें ठीक चल रही थी, हमने देख क्या किया, सामान बेचा, हमने उसको डिस्काउंट भी दिया कि वो सेम डे हमें पेमेंट कर रहा है, सेल कर दी हमने उसको, ठीक है, हो गया, ये वाला डन था। हम बैंक में पैसे जमा करवाने चले गए, आगे अगले दिन हम चेक उठाए, यानी कि 2 तारीख को हमने चेक उठाया, या उसी दिन भी जा सकते हैं। हम चेक उठा के गए, हमने बैंक को दे दिया कि भाई देखो ये हमारे चेक है, क्लियरेंस करवा दो। अब जब बैंक ने क्लियरेंस करवाया तो क्या हुआ, मान लो 5 तारीख तक हमें पता चला कि भाई उस बंदे के अकाउंट में पैसा नहीं था और डिसऑनर हो गया। अब जैसे डिसऑनर हो गया तो क्या हमें पैसा मिला, नहीं मिला, तो हम क्या उसको 900 का डिस्काउंट देंगे, ये नहीं देंगे हम, सिंपल सी बात है। हमने उसको डिस्काउंट क्यों दिया था, क्योंकि हमें सेम डे पेमेंट मिल रही थी। तो हम क्या करेंगे, वापस से उस बंदे को डेबिट कर देंगे, ठीक है, जिसने भी वो हमसे सामान खरीदा हुआ है, जो हमारा कस्टमर है, उस कस्टमर को हम कर देंगे डेबिट, कस्टमर को हम कर देंगे डेबिट, ठीक है, जो भी उसका नाम था, जैसे पिछले केस में राम था, ठीक है। टू, जो हमने उससे कैश या चेक था वो तो डिसऑनर हो गया, उसको तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, पर बैंक बचा हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट, ठीक है। और जो हमने इसको डिस्काउंट दिया था ना, ये भी डिस्काउंट हम क्या कर देंगे, इसका कैंसिल कर देंगे, पर इसको लिखेंगे एज इट, यहाँ पे डिस्काउंट एलो ही लिखेंगे, ठीक है। कितना था भाई, बैंक में हमने 8100 करा था, जमा करवाया था, जो उसका चेक था वो भी हमने कैंसिल कर दिया, प्लस डिस्काउंट हमने 900 का दिया था, ये भी हमने कैंसिल कर दिया, और इससे हमने वापस 9000 ही लेना है। क्यों, क्योंकि भाई हम जो डिस्काउंट होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। 9000 हमने लेना था, कैश डिस्काउंट था अर्ली पेमेंट के लिए, अर्ली पेमेंट मिली नहीं, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। डन। अब हम उस कस्टमर से टोटल कितना लेंगे, 9000 लेंगे। पर यहाँ पे एक चीज़ और होती है, कई बार क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन पूरी करी, तो यहाँ पे बैंक ने क्या किया, बैंक ने जाके उसके अकाउंट से वेरीफाई किया था, तो बैंक ने फ्री में तो वेरीफाई करना नहीं है, तो हो सकता है बैंक हमें चार्जेस डाल दे, ठीक है। जैसे बैंक ने हमें अगर 100 रुपये चार्जेस डाल दिए, तो वो चार्जेस जो पड़े हैं हमें, वो किसकी वजह से पड़े, राम की वजह से पड़े, क्योंकि राम के अकाउंट में पैसे नहीं थे, गलती इसकी है। तो भाई यहाँ पे एक ही चीज़ होती है, जब भी हम बिजनेस वगैरह करते हैं तो जिसकी गलती है उसी को पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हमें बैंक ने 100 रुपीज़ चार्जेस डाले हैं, तो वो 100 रुपीज़ हम इसी से रिकवर करेंगे। तो हमने उस केस में क्या करना था, मैं यहाँ पे बना देता हूँ उसका, हमने इससे 9000 तो पहले का लेना ही लेना था, हम इससे 9000 भी लेंगे, और 100 रुपये जो बैंक ने चार्जेस डाले वो भी इसी से लेंगे। फिर हम बोलेंगे तेरी गलती, अभी तू दे पैसे, ठीक है। तो ये सेम इसका 8100 का 8100 ही आना था, इसका 900 का डिस्काउंट 900 ही आना था, और यहाँ पे हम ना एक इसको नोटिस चार्जेस बोलते हैं, ठीक है, या फिर बैंक चार्जेस आप लिख सकते हो, वो 100 रुपये हमने यहाँ पे ऐड कर देने थे, ठीक है, नोटिस चार्जेस लिखने थे, या फिर आप इसको बैंक चार्जेस लिख सकते हो कि भाई 100 रुपये जो है वो भाई तेरी गलती से हुए, तो तुझसे ही पैसे लेंगे हम, ठीक है। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे ना एक कोई हो सकता है आप कंफ्यूज ना हो जाओ, हमने यहाँ पे सीधे ही कैश और डिस्काउंट वाला लेके सेल कर दिया था। आप इससे पहले ऐसे भी बना सकते हो कि भाई अगर हमने पहले सामान बेचा, उसको ये वाली एंट्री, फिर उसके बाद ये वाली एंट्री बनाई, तो वैसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन कहने की बात ये है कि ये पोर्शन आपको समझना है कि अगर बाई चांस चेक डिसऑनर हो गया तो हमने क्या करना है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, और ये नोटिस चार्जेस कब आएंगे, जब हमें बैंक ने चार्जेस डाले हैं। अगर बैंक ने चार्जेस डाले हैं तो हमें ये नोटिस चार्जेस डालने हैं, क्लियरेंस। और डिस्काउंट का क्या था कि अगर तो पैसा क्लियरेंस हो जाती, अगर तो चेक क्लियर हो जाता तो हम उसको डिस्काउंट दे देते, चेक क्लियर नहीं हुआ तो हम उससे पैसे पूरे लेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, सेम डे पेमेंट मिलनी चाहिए, या जितने भी दिन हमने इसको दिए हैं उतने दिन के अंदर अंदर कंडीशनल हमें पेमेंट मिलनी चाहिए। तो जब कंडीशनल पेमेंट नहीं मिली है तो कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। डन। तो ये होगी बैंकिंग ट्रांजैक्शन। इसमें अगर कुछ और होंगी, मेरे को लगता है इतनी काफ़ी हैं अभी फ़िलहाल, इसी को 1-2 बार देखना है, ये समझ आ जाएंगी, और अगर इसमें कोई डाउट पड़ेगा तो वो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आती है हमारी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, ठीक है। तो गुड्स में हमें क्या याद रखना है, देखो पहले मैंने जब हमने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था ना, तब मैंने ये बताया था कि गुड्स से हमारे क्या होते हैं, जिससे हम रेगुलरली डील करते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट होता है, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो आपको गुड्स जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं सिंपल आ रहा हूँ कि अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो हम लिखते हैं परचेज अकाउंट, ठीक है, और अगर गुड्स बेचते हैं तो हम इसको लिखते हैं सेल्स अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा
अगर परचेज़ करे हुए गुड्स यानी कि जो हमने ख़रीदे थे वो हमने वापस भेज दिए, हमें डिफेक्टेड पीस मिल गया या हमारी जैसे हमने बोला था उस तरीके के प्रोडक्ट नहीं आया तो हमने उसको वापस कर दिया, तो उसको हम लिखेंगे परचेज़ रिटर्न। क्या लिखेंगे? परचेज़ रिटर्न। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम था रिटर्न आउटवर्ड्स, बाहर जा रहा है ना ये, तो रिटर्न आउटवर्ड्स। तो सेल्स का क्या था कि भाई हमने सामान बेचा वापस आ गया तो आएगा सेल्स रिटर्न्स, तो यहाँ फिर हम इसको लिखते थे रिटर्न इनवर्ड्स, यानी कि बेचा हुआ सामान वापस आ गया। क्लियर है? अब ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स में क्या होता है कि ये बोलता है कि देखो गुड्स, हमारे जो गुड्स है ना, इसके बढ़ने का एक कारण है हमारा कि हमने क्या किया, परचेज़ करा, तो गुड्स हमारे बढ़े। ठीक है, और घटने का कारण क्या है कि सेल करी, सेल्स करने से हमारे गुड्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, और क्या कारण है, देखो गुड्स बढ़ने का एक और कारण क्या है, जो हमारे पास सेल्स रिटर्न आ गई, यानी कि हमने सामान बेचा था वो सामान वापस आ गया, तो उससे भी हमारे क्या होंगे, गुड्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यानी कि बढ़ने के दो कारण हैं, एक तो परचेज या फिर सेल्स रिटर्न। ठीक है, और घटने के कौन से कारण है, एक तो सेल्स या फिर क्या कारण है, परचेज रिटर्न। ठीक है, घटने के क्या कारण है हमारे पास, सेल्स या फिर परचेज रिटर्न। इतनी सी बात तो क्लियर होगी, है ना? अच्छा, अब आ जाती है मेन बात, इन दो कारणों के अलावा अगर किसी और रीज़न से हमारे गुड्स कम होते हैं, यानी कि इन दो को छोड़ के किसी थर्ड रीज़न से हमारे गुड्स कम होते हैं, तो हमें क्रेडिट में लिखना है परचेज। ठीक है, और डेबिट में लिखना है वो रीज़न। डन, जो भी वो रीज़न होगा उसको हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट में लिख देंगे परचेज, बस हमारी एंट्री हो जाएगी ख़त्म। ठीक है, जैसे अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलूँ गुड्स लॉस्ट इन फायर। ठीक है, कि हमारे क्या होगी, आग लग गई गोदाम में, हमारे 5,000 का सामान जो था वो सड़ गया, जल गया। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमने क्या सेल करी है, नहीं करी है। क्या हमारी परचेज़ रिटर्न है जी, नहीं है जी। तो क्या करेंगे भाई, हमें पता है भाई थर्ड रीज़न है, तो क्रेडिट में तो परचेज़ आएगा क्योंकि गुड्स कम हुए हैं, तो क्रेडिट में आएगा परचेज़। डेबिट में ये रीज़न लिख देना है, गुड्स लॉस्ट इन फायर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, गुड्स लॉस्ट इन फायर अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास लॉस हुआ है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, गुड्स लॉस्ट इन फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, तो 5,000 का ये सामान था, 5,000 हमारा लॉस हो गया, बस एंट्री खत्म हो गई। डन। सेकंड देखो, जब यहाँ पे लॉस्ट इन फायर था, अगर लॉस्ट इन थेफ्ट हो गए, चोरी हो गई, भाई चोरी में हमारा 1,000 रुपये का सामान चल गया, तो हम लिखेंगे गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट टू परचेज, बस। ठीक है, बस ये एंट्री हमारी बन जाएगी। तो जैसे अब क्या होता है कई बार कि जो ओनर होता है वो पर्सनल यूज़ के लिए सामान ले लेता है, यानी कि उसने अपने घर के लिए उसने यूज़ कर लिया। जैसे मान लो उसकी अगर हम बोलें फर्नीचर की शॉप है, तो उसने एक बेड ले लिया अपने घर के लिए, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, हमने देखना है भाई जो पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी अगर ओनर करता है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, तो हम लिख देंगे ड्राइंग्स टू परचेज। ठीक है, तो बस ये एंट्री बन जाएगी, अमाउंट जो होगा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यानी कि सिंपल यही लॉजिक है, सेल्स और परचेज रिटर्न के अलावा कोई थर्ड रीज़न से अगर हमारे गुड्स कम होते हैं तो क्रेडिट में परचेज लिखना है, डेबिट में वो रीज़न लिखना है। ठीक है, अब आप कोई भी एग्जांपल उठा लो, जैसे भाई फ्लड आ गया, तो गुड्स लॉस्ट इन फ्लड टू परचेज। ठीक है, ट्रांसफ़र करते वक्त हमारे जो गुड्स है, एक्सीडेंट हो गई गाड़ी की, ठीक है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया ट्रांसफ़र करते वक्त, तो हम लिखेंगे गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट टू परचेज। डन। फिर इसके बाद से एक और हम ले लेते हैं, मान लो किसी बंदे का लकड़ी का बिजनेस है, टिम्बर का बिजनेस है। ठीक है, और उसने क्या किया कि भाई लकड़ी से कोई एसेट बना लिया, जैसे फर्नीचर बना लिया उसने, तो भाई उसके गुड्स क्या है, उसके टिम्बर, यानी कि लकड़ी का बिजनेस है, बनाया का उसके साथ उसने फर्नीचर। तो सिंपल सी बात है भाई, गुड्स कम हुए हैं, किसकी वजह से हुए, फर्नीचर की वजह से, तो फर्नीचर टू परचेज। ठीक है, फर्नीचर टू परचेज। डन। मुझे लगता है अमाउंट आप खुद लिख लेना, इसका कंसेप्ट समझ आ गया सबको।
तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स आएगी तो भाई सेल्स और परचेज रिटर्न के अलावा कोई भी थर्ड रीज़न होगा तो हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे इसको, ठीक है। डन। तो इसके साथ हमारी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स भी हो जाती हैं ख़त्म। फिर आता है फिक्स्ड एसेट्स। डन। अब फिक्स्ड एसेट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो फिक्स्ड एसेट होते क्या हैं, जो यानी कि एक जगह पे फिक्स हैं। जैसे हमारे पास फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर है। इसको समझने से पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि भाई कैपिटल इन नेचर क्या होता है और रेवेन्यू इन नेचर क्या होता है, ठीक है। तो कैपिटल इन नेचर क्या होता है और रेवेन्यू इन नेचर क्या होता है। ठीक है, जहाँ इसको हम ऐसे बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म, या इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास वर्ड आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऐसे हम कैपिटल और रेवेन्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। हम इसको ना ऐसे कीवर्ड की तरह याद कर सकते हैं। कैसे? कोई भी चीज़ जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट हो। लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर उसका इफेक्ट 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए है तो हम उसको कैपिटल इन नेचर बोलेंगे। अगर उसका इफेक्ट 1 साल के बीच बीच में ही है यानी कि करंट है, ठीक है, तो उसको हम रेवेन्यू नेचर बोलेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर क्या हम हर साल बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हर साल। ऐसे करेंगे कि इस साल घर बनाया अब अगले साल फिर से घर बनाएंगे, तो ऐसे तो होता नहीं है। तो यानी कि हम एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको 40-50 साल चलती है हमारी, यानी कि 1 साल से तो ज़्यादा चलती है। जैसे आपने पंखा लगाया हुआ है तो पंखा क्या हम हर साल नया लेते हैं क्या? जो सीलिंग फ़ैन होता है हमारा, जहाँ हमने एसी लगाया हुआ है तो एसी क्या हर साल नया ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे, हर साल ले हैं, ठीक है। अब जैसे पेन है तो पेन तो भाई ये तो भाई हर साल लेना ही पड़ेगा, मेरे को हर महीने में लेना पड़ेगा शायद। डन। तो जैसे अगर आपके पास बाइक है तो बाइक जो है वो आपने बाइक तो एक बार खरीदी है तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? अब आप उसमें पेट्रोल डलवा रहे हो तो आप बोलोगे मैं एक बार पेट्रोल डलवाऊंगा उसमें, फिर पूरा साल पेट्रोल नहीं डालना, तो ऐसे होगा नहीं। जैसे हम उसकी अगर सर्विस वगैरह करवा रहे हैं अपनी गाड़ी की, तो गाड़ी की सर्विस ऐसे तो होगा नहीं कि भाई मैं बाइक की सर्विस एक बार करवाऊंगा और मैं पूरे साल सर्विस ही नहीं करवाऊंगा, उसकी 3-3 महीने के बाद सर्विस करवानी पड़ेगी मुझे, है ना। तो ये सारे जो हमारे रेकरिंग इन नेचर होते हैं यानी कि बार बार जनरेट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू नेचर है, ठीक है, रेकरिंग इन नेचर है। कैपिटल इन नेचर क्या होता है कि जो एक बार कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म तक हमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जैसे बाइक की एग्जांपल पे ही ले लें, तो जैसे अगर मैंने बाइक की सर्विस करवाई है तो वो मेरा रेवेन्यू नेचर है, क्योंकि 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को फिर से करवानी है, ठीक है। पर अगर मैंने उसका इंजन करवा लिया, इंजन ठीक करवा लिया, इंजन पे मैंने उसके पैसे लगा दिए, अब वो इंजन मेरे को 4-5 साल तक का टाइम देगा, ठीक है। तो यानी कि उसकी मेरे एसेट की लाइफ बढ़ गई है। अगर मेरे एसेट की लाइफ बढ़ गई है तो वो कैपिटल इन नेचर है, यानी कि उसका फ़ायदा लंबे समय तक आएगा मेरे को, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ एक और, हमने एक मशीन खरीदी, मशीन थी मेरी 1 लाख की, ठीक है। उसको लाने के लिए यानी कि जहाँ से भी मैंने खरीदी है वहाँ से लाने के लिए मेरे को 10,000 लग गए, ठीक है। अब उसको इंस्टॉल करवाने के लिए मेरे को 5,000 और लग गए। अब मुझे कोई पूछे मेरी मशीन की वैल्यू कितनी है तो मैं बोलूँगा उसको मुझे मशीन पड़ी है 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 15,000, टोटल मैं बोलूँगा 1,15,000 की मशीन है, ठीक है। ये मेरा मशीन का अकाउंट है, ठीक है। यानी कि मेरे एसेट की कितनी वैल्यू टोटल 1,15,000, ना कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि 1 लाख की पड़ी। और ये सारी चीज़ नोट करना आप, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये मेरा सारा कैपिटल इन नेचर में आएगा क्योंकि ये वन टाइम लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है अगर मैंने इसकी 2 साल के बाद कोई माइनर से रिपेयर करवा दी, अब आप बताओ 1,15,000 की मशीन है, इस पे अगर मैं 500 रुपये लगा दूंगा तो क्या उस 500 रुपये से इसकी लाइफ बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी। सिंपल सी बात है कि भाई 1,15,000 की अगर चीज़ है उसमें मैं 500 लगा रहा हूँ, 500 से उसकी कोई लाइफ बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल रिपेयर बोलूँगा, इसको मैं सिंपल रिपेयर बोलूँगा और इसको मैं रेवेन्यू नेचर में डालूंगा, ठीक है। पर वहीं पे अगर मैं इस मशीन पे लगभग 30-40 हज़ार की इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ कोई, ठीक है, 4 साल के बाद या 5 साल के बाद, उस इन्वेस्टमेंट को मैं कैपिटल इन नेचर बोलूँगा, क्योंकि भाई ये मेरे को लॉन्ग टर्म तक फ़ायदा देगी। क्योंकि 1,15,000 की चीज़ पे अगर मैं 30-40 हज़ार लगा रहा हूँ तो नेचुरल सी बात है कि उसकी लाइफ बढ़ेगी। डन। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँगा देख के उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, यानी कि इसके हिसाब से, इसके टोटल अमाउंट के हिसाब से कितने पैसे लगे हैं, उसके हिसाब से मुझे पता चल जाएगा
कि ये रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल इन नेचर है। बात समझ आ गई। तो फिक्स्ड एसेट में हम यही करेंगे, जब हमारी माइनर इन्वेस्टमेंट होगी यानी कि माइनर सा खर्चा है तो हम उसको रिपेयर की कैटेगरी में डालेंगे, और अगर उस पर मेजर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो मैं इसको कैपिटल इन नेचर की कैटेगरी में डालूंगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डालूंगा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मेरी मशीन की कॉस्ट है मेरी 1 लाख। ठीक है, और मैंने उसको रिपेयर करवाया हुआ है, रिपेयर एक्सपेंसेस है 500 के। ठीक है, तो मैं इसकी जनरल एंट्री क्या करूँगा, रिपेयर टू कैश, क्योंकि रिपेयर करवाई और कैश गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 500, यहाँ पे लिखूँगा 500, बात ख़त्म। पर यहीं पे अगर मेरी मशीन की कॉस्ट है 1 लाख, ठीक है, और मैंने उस पर रिपेयर्स करवाई हुई हैं, एक्सपेंसेस है मेरे यहाँ पे 30,000 के, तो मैं इसको अब रिपेयर की कैटेगरी में नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा, क्योंकि 1 लाख के हिसाब से 30,000 इसका 30% है। 30% है मतलब इस जो भी ये मशीन रही होगी, इस मशीन की लाइफ बढ़ेगी, और अगर इस मशीन की लाइफ बढ़ेगी तो मुझे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट करना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जैसे भी पेमेंट हुई होगी। ठीक है, ये बात समझ आई। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर माइनर इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से तो भाई उसको मैं रिपेयर की कैटेगरी में डालूंगा। अगर मेजर इन्वेस्टमेंट है उसमें जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें फ़ायदा देगी तो उसको मैं उसकी एसेट की कैटेगरी में डालूंगा, कैपिटल इन नेचर बोलूँगा। डन। तो ये थी हमारी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में हमने क्या किया, एक शेड बनाया है। ठीक है, शेड बनाया मैंने, और शेड की कॉस्ट मेरे को पड़ी है 30,000। अब बिल्डिंग तो देखो, यहाँ पे एग्जांपल ऑफ कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएगी कि जो हमारे पास बिल्डिंग है वो तो हो सकता है 10 लाख की है, 15 लाख की है, 50 लाख की है। ठीक है, बिल्डिंग तो अलग है। अब मैंने उसी बिल्डिंग के बीच में साइड पे एक शेड बना दिया, मान लो गाड़ी पार्क करने के लिए बना दिया, उसकी 30,000 है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि भाई बिल्डिंग की अगर 10 लाख की वैल्यू है, 10 लाख के हिसाब से 30,000 कम है। पर यहाँ पे मुझे क्या लॉजिक लगाना है, यहाँ पे मेरे को ये देखना है कि क्या वो शेड कितनी देर तक मुझे फ़ायदा देगा। ये लगभग 30,000 का शेड बेशक बना हुआ है, बट ये शेड मेरे पास वहाँ पे परमानेंट रहेगा। अब हमने अगर अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए कोई शेड बनाया है तो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा देगा मुझे, है ना। तो इसलिए इसको भी मैं बिल्डिंग की कैटेगरी में ही डालूंगा, ना कि मैं इसको रिपेयर बोलूँगा। ठीक है, लॉजिक समझ आया कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर फ़ायदा दे रहा है कोई चीज़ तो उसको मैं कैपिटल इन नेचर में लूँगा, और शॉर्ट टर्म के लिए फ़ायदा दे रहा है तो उसको रेवेन्यू नेचर में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी एसेट की वैल्यू में ही ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश जो भी मेरा किया हुआ है। ठीक है, ठीक, बात समझ आई ये चीज़। अब जितना भी 30,000 का लगा हुआ है तो 30,000, और यहाँ पे भी 30,000। ठीक है, अब ये भी कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि यहाँ पे मशीनरी को डेबिट क्यों किया, यहाँ पे बिल्डिंग को डेबिट क्यों किया, है ना। तो इसके लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए हम एक और रूल पढ़ेंगे आज अपना, मॉडर्न रूल को मैं थोड़ा सा ना ऐसे डिटेल में ना जाके सीधे आपको जो यूज़ होगा वही करवा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी हमें मतलब कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ठीक है, तो मॉडर्न रूल में क्या होता है हमारे पास, देखो आपने ये हमने 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे, वो ट्रेडिशनल थे। अब आपने एक बात और याद रखनी है कि डेबिट बैलेंस किसका होता है और क्रेडिट बैलेंस किसका होता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस होता है हमारा एसेट्स का और एक्सपेंसेस का, क्रेडिट बैलेंस हमारा होता है लाइबिलिटीज़ का और इनकम्स का। यहाँ पे एक्सपेंस के साथ लॉसेस भी आ जाते हैं, और यहाँ पे इनकम्स के साथ गेन्स भी आ जाते हैं। ठीक है, आप इतना सा याद रखो, डेबिट बैलेंस एसेट्स और एक्सपेंसेस का है, और क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटीज़ और इनकम्स का है। बाकी ये तो आपको इसके साथ मिलते मिलते पता चली जाएंगे। ठीक है, इतना से हमारे पास क्लियरेंस हो गई। अब मुझे बताओ, मेरे पास 10 रुपये हैं। ठीक है, मेरे पास 10 रुपये हैं, इस 10 रुपये को मेरे को 20 रुपये करना है, और हमें पता है जो इससे 10 लिखे होते हैं ये प्लस के हैं, तो मैं इसमें +10 करूँगा तो ये 20 हो जाएंगे। और अगर इसको मेरे को फिर से मेरे को इसको फिर से 10 बनाना है तो मैं इसमें क्या करूँगा, यही प्लस का है तो मैं इसके -10 करूँगा, तो मेरे पास फिर से 10 आ जाएंगे प्लस के, है ना। यहीं पे अगर मेरे पास -10 होगा, ठीक है, और मेरे को इसको -20 बनाना है तो मैं -10 और करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास -20 हो जाएंगे।
और फिर से 10 बनाना होगा इसको, तो मैं क्या करूँगा, इसमें +10 करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास 10 आ जाएंगे फिर से माइनस के, है ना। तो कहने की बात ये है कि अगर हमारे पास कोई प्लस की चीज़ है और उसको बढ़ाना है तो मैं इसमें और प्लस करूँगा, और अगर उसको घटाना है तो मैं इसको माइनस करूँगा, और अगर मेरे पास माइनस की चीज़ है उसको बढ़ाने के लिए मुझे और माइनस करना पड़ेगा, और घटाने के लिए मेरे को उसको प्लस करना पड़ेगा। सेम लॉजिक हमारा यहाँ पे लगता है डेबिट और क्रेडिट में, ठीक है। अगर मेरे पास कोई डेबिट बैलेंस है, ठीक है, और मेरे को उसको बढ़ाना है तो मैं उसको डेबिट करूँगा, और घटाना है तो मैं उसको उल्टा करूँगा, क्रेडिट करूँगा। क्लियर है। और अगर मेरे पास कोई क्रेडिट बैलेंस है और उसको बढ़ाना है तो मैं इसको और क्रेडिट करूँगा, और घटाना है तो मैं इसको डेबिट करूँगा। क्लियर है। अब यहाँ पे मशीन को डेबिट क्यों किया था? मशीन हमारे लिए क्या है, एसेट है, लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा दे रही है। मैंने बताया था एसेट क्या होता है, एनीथिंग दैट्स गिव्स अस फ्यूचर बेनिफिट्स। तो हमारे पास मशीन है तो फ्यूचर में बेनिफिट देगी, अगर हमारे पास बिल्डिंग है तो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगी। तो मशीन हमारी बड़ी थी, है ना, क्योंकि देखो अगर मैंने एक मशीन ली थी जिसकी वैल्यू 1 लाख थी, उस पर मैंने 30,000 और लगाया है, तो नेचुरल सी बात है उसकी वैल्यू बढ़ी है। तो अगर वो इंक्रीज़ हुई है तो मेरे को उसको डेबिट करना है, इसलिए मैंने मशीन को डेबिट किया, ठीक है। और कैश हमसे गया था इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया, कैश कम हुआ था तो क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो आप ओल्ड रूल भी लगा सकते हैं, मॉडर्न रूल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मॉडर्न लगाने वो मॉडर्न लगाएंगे, और यहाँ पे हमने ओल्ड लगाने होंगे ओल्ड लगाएंगे। और अगर आप इसमें ट्रेडिशनल रूल से देखोगे तो ट्रेडिशनल रूल से मशीन बड़ी है, तो ये बड़ी है इसका मतलब आई है हमारे पास, तो डेबिट वर्ड कम्स इन लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस रूल्स को भी अप्लाई करना है, तो ये भी रूल हमारे लिए हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई आपको कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स हमारे पास क्या है। डन। तो वीडियो हमारी लगभग 41 मिनट्स की हो चुकी है। तो फिक्स्ड एसेट्स वाला हमारा हो गया, फुल सेटलमेंट वाला और एडजस्टमेंट एंट्री, ये 2 बची हैं। ये नेक्स्ट क्लास में मैं कवर कर दूँगा, ठीक है। तो मे बी मैं कल या फिर शाम तक जब भी होगा टाइम तो मैं इसको भी आपको लिए बना दूंगा एंट्रीज़ को, ठीक है। फिलहाल के लिए आप क्या करना, इन एंट्रीज़ को फिर से रिवाइज़ करना और इनकी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी थोड़ी, ठीक है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में अगर डाउट्स पड़ेंगे तो वो आप मेरे को पूछ लेना, ठीक है। और अभी जो बेस है वो तो बना दिया मैंने इसका, बाकी धीरे धीरे करके अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बाकी चीज़ें भी क्लियर होती जाएंगी। डन। तो इस एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप सारी क्लासेस देखोगे तो आपको समझ आएगा, अदरवाइज़ आपको नहीं समझ आएगा, सिंपल सी बात है। ओके, थैंक यू सो मच।